नमस्कार दोस्तों, लॉ सिंप्लीफाइड विद पुष्पक में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक रजक है और मैं वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। आज हम लोग सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय और विषय टेनेंट्स और रैयत्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में सीएनटी एक्ट के अंतर्गत टेनेंट्स के संबंध में एक संक्षिप्त चर्चा की थी। इस वीडियो में हम विस्तार से टेनेंट्स और रैयत्स को समझेंगे। रैयत जो हैं ये सीएनटी एक्ट के अंतर्गत इनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में जो ज़मीनें हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रैयतों की ज़मीनें हैं, तो उनके क्या राइट्स हैं, क्या विशेषताएं हैं रैयत की, किन रैयतों की ज़मीनों को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, किसमें क्या खरीद बिक्री में रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रांसफ़र में रिस्ट्रिक्शन। ये सारी चीज़ों को समझने से पहले हमको रैयत्स और उनके ज़मीनों को समझना होगा, उनकी विशेषताओं को समझना होगा, तभी हम आगे के प्रावधानों को गहराई से और बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत टेनेंट्स और रैयतों के विषय में एक विस्तृत और सरल व्यवहारिक परिचर्चा। तो सीएनटी एक्ट 1908 में जो हमने पूर्व के आपके कक्षा में हमने बताया था कि सीएनटी एक्ट 1908 के समय जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार था। सबसे ऊपर ब्रिटिश सरकार, एक ये छोटा सा रिकेप में दे रहा हूं क्योंकि इसको रिकेप इसलिए जरूरी है कि ये आगे की चीज़ें इससे जुड़ती हैं, तो वो कनेक्ट करने के लिए एक रिकेप जरूरी है। ब्रिटिश सरकार, उसके नीचे जमींदार जिसको प्रोपराइटर कहते हैं, उसके नीचे टेन्योर होल्डर्स, उसके नीचे रैयत्स और उनके नीचे अंडर रैयत्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूरे हायरार्की में अंडर रैयत्स रैयत को रेंट पे करते हैं, रैयत्स टेन्योर होल्डर को करते हैं और टेन्योर होल्डर जमींदार को करते हैं। तो ये रेंट जो टेनेंट्स का जो डेफिनेशन है, जैसा मैंने पूर्व के क्लासेस में या पूर्व के वीडियो में मैंने बताया, टेनेंट का सिंपल अर्थ है जो कि रेंट पे करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेंट पे करने वाला अंडर रैयत है जो रैयत को पे कर रहा है, रैयत है जो टेन्योर होल्डर को पे कर रहा है, और टेन्योर होल्डर है जो जमींदार को पे कर रहा है, जो लैंड ओनर है। तो 3 कैटेगरी ऑफ टेनेंट्स हमको यहीं मिल जा रहे हैं। तो सीएनटी एक्ट में जो टेनेंट्स के क्लासेस बताए गए हैं वो यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक होगा टेन्योर होल्डर, जिसमें अंडर टेन्योर होल्डर भी इंक्लूड है। उसके बाद दूसरा क्लास जो है वो रैयत, तीसरा क्लास जो है अंडर रैयत, क्योंकि ये सारे लोग रेंट पे करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जमींदार को, इसलिए सारे लोग टेनेंट्स हैं। इस हायरार्की से ये सिंपल आप निकाल सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कौन टेनेंट्स है, कौन कौन से क्लासेस। तो 3 क्लास यही, लेकिन इसके अलावा भी एक क्लास और है सीएनटी एक्ट में जो टेनेंट के रूप में वर्गीकृत है। वो एक स्पेशल क्लास है, उसे हम मुंडारी खुदकट्टीदार बोलते हैं। तो सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत कुल 4 क्लासेस ऑफ टेनेंट्स बताए गए हैं कि टेनेंट्स के 4 वर्ग हैं। तो अब हम बारी बारी से इन सारे क्लासेस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टेन्योर होल्डर्स। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि टेन्योर होल्डर्स प्रोपराइटर्स और रैयत्स के बीच की कड़ी है, मिडिल मैन है, जो जमींदार से ये राइट ले लेते हैं कि वो ज़मीनों पर जो रैयत है उनसे रेंट कलेक्शन करेंगे
और उन ज़मीनों पर जो है वहाँ खेती करने के लिए रैयतों को जो है उसको सेटल करेंगे या बोल सकते हैं इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब ये टेन्योर होल्डर वो व्यक्ति है जो ये डिसाइड करता है कि किस ज़मीन पर किसको सेटल करना है और उनसे रेंट कलेक्शन। तो इनका पर्पस है रेंट कलेक्शन। टेन्योर होल्डर का जो पर्पस है इनका है रेंट कलेक्शन और सेटलमेंट ऑफ रैयत और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयत, जो आप कह सकते हैं कि मतलब ज़मीन को अगर पे खेती करनी है तो कौन रैयत करेगा, ये काम टेन्योर होल्डर करते थे। तो यही मुख्य रूप से आप अगर इतना समझ लेते हैं कि टेन्योर होल्डर्स को ये राइट प्रोप्राइटर से मिलता है और वो रेंट कलेक्शन, ये एक्चुअल कल्टीवेटर्स नहीं हैं, जो खेती करते हैं वो नहीं हैं। तो इनके बारे में हम ये समझ लें, ये बेसिक्स है टेन्योर होल्डर का। इसमें फिर सीएनटी एक्ट में टेन्योर होल्डर्स को भी ये ट्रांसफ़र का राइट दिया गया कि वो अपने टेन्योर को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेल के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू या फिर गिफ्ट। ये सारी जो राइट्स है ये टेन्योर होल्डर को दिए गए और उनके रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया कि वो अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो जो परमानेंट टेन्योर, इसमें भी दो तरह के टेन्योर होल्डर हो सकते हैं। एक परमानेंट टेन्योर होल्डर जिनको ये राइट मिली कि वो वंश दर वंश पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो टेन्योर है, वो जो लैंड है वो ट्रांसफ़र होगा। और एक है जो कि परमानेंट कैटेगरी के नहीं है, रिज्यूम हो सकते हैं। तो वो एक पीरियड स्पेसिफिक होते थे, फिर वो पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर जो टेन्योर है वो ज़मीनें हैं ज़मींदार को चली जाती थी। तो टेन्योर होल्डर के संबंध में जो है ये प्रमुख बातें थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के वीडियो की, आज की इस चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है रैयत। इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई छात्र सीएनटी को समझना चाहते हैं तो सीएनटी में रैयत को समझना, उसके रैयत में विभिन्न क्लासेस ऑफ रैयत कौन है, टाइप्स ऑफ रैयत कौन है, उनके क्या राइट्स हैं, उन अलग अलग क्लासेस ऑफ रैयत के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर लैंड में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है आज के समय में अगर हम परिचर्चा करें तो ज़मीनों पर जो है, अगर हम देखें साधारण शब्दों में कहें तो आज के समय में ज़मीनों पर जो है वास्तविक रूप से मालिकाना हक तो रैयतों का ही है आज के समय में, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है अब सरकार हो गई। जब सरकार लैंडलॉर्ड हो गई तो वो, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों की सरकार है, तो उस समय तो लैंडलॉर्ड ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे होते थे, उनका व्यक्तिगत लाभ होता था। लेकिन जब जमींदारी प्रथा उन्मूलन हुआ और लैंडलॉर्ड जो है सरकार बन गई, सारी जो लैंडलॉर्ड की संपत्ति थी वो सरकार में वेस्ट हो गई सामान्यतः। तो वो जब सरकार लैंडलॉर्ड हो गया तो रैयत जो है वो जो है एक तरह से अब टाइटल होल्ड करते हैं, क्योंकि वो जो है अब सरकार जो है उस रूप में नियंत्रित अब नहीं करती है। हालांकि अभी भी लैंडलॉर्ड सरकार है तो मूल मालिकाना हक सरकार के पास ही है, लेकिन रैयत जो है वो अभी वर्तमान में लैंड के मालिक है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम समझते हैं कि रैयत तो ये सबसे पहले कि रैयत कौन है, एक पूर्व में भी मैंने बताया और फिर से मैं एक संक्षेप में आपको इसको डिफाइन कर देता हूं कि रैयत क्या है। रैयत है जो कि एक्चुअल कल्टीवेटर है। एक्चुअल कल्टीवेटर मतलब ये किसान है, यही किसान है जो खेती करते हैं और यही खेती करते हैं और यही रेंट जमींदार को देते हैं या टेन्योर होल्डर को देते हैं। टेन्योर होल्डर या जमींदार के अधीन रह के एक्चुअल कल्टीवेशन यही करते हैं। तो ये रैयत का सिंपल डेफिनेशन हो गया कि एक्चुअल कल्टीवेटर्स ही रैयत है। अब सीएनटी एक्ट में
कितने प्रकार के रैयत हैं या कितने क्लास के रैयत हैं? तो पहला जो क्लास है वो है ऑक्यूपेंसी रैयत्स। अब इनके कई नाम हैं जिसमें लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। एक ही चीज है लेकिन इसी को हम लोग कायमी रैयत भी बोलते हैं, कायमी रैयत भी बोलते हैं। आप आज के खतियान जब देखेंगे, आज के आरएस खतियान में 1932 का खतियान जो रांची और ये सब ये दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में अभी वर्तमान में उपलब्ध है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें कायमी रैयत ही लिखा गया है वर्ड। लोग पूछते हैं कि कायमी ज़मीन क्या है, तो यही ऑक्यूपेंसी रैयत और कायमी रैयत एक ही हैं। इन्हीं को अधिभोगी रैयत भी बोलते हैं। पुस्तकों में जो सामान्य पुस्तकें सीएनटी की आपको मिलेगी उसमें ये वर्ड ज़्यादा यूज होगा हिंदी में, अधिभोगी रैयत। और रेवेन्यू, जब आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो अधिभोगी रैयत नहीं बोला जाता है, ज़्यादातर लोग वर्ड यूज करते हैं कायमी रैयत। और खतियान में भी जो रैयत का प्रकार अगर आप खोजने जाएंगे तो अधिभोगी ना होकर वहाँ लिखा रहेगा कायमी रैयत। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। दूसरा है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। इसी को अगर हिंदी में जो पुस्तकों में लिखी रहती है उसमें अनाधिभोगी रैयत बोलते हैं। लेकिन यही जो आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वर्तमान में खतियान में देखेंगे, आरएस खतियान में, तो इसको गैर दखलकार रैयत भी बोलते हैं। आपको ये सामान्य जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो खतियान में यही वर्ड वो देखेंगे नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के संदर्भ में, गैर दखलकार रैयत। और एक तीसरा कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, मतलब खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, जिनके पास खुदकट्टी अधिकार है वैसे रैयत। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। हिंदी में अगर हम बोले तो खुदकट्टी रैयत बोल दे या खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत बोले तो हम शॉर्ट में इसको खुदकट्टी रैयत ही लिख देते हैं। तो सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत रैयत को हमने देखा टेनेंट्स में एक रैयत है। रैयत में 3 क्लासेस हैं। रैयत एक टेनेंट्स है क्योंकि ये टेनेंट का एक क्लास है रैयत, उसमें जो है 3 क्लासेस हैं। अब हम बारी बारी से इसको समझें। आज की चर्चा है इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस पूरे कंसेप्ट को समझ लेना। मेरा आज के चर्चा में मुख्य फोकस रैयत पे है कि हम रैयत को समझ लें और टेनेंट्स का जो रिमेनिंग कैटेगरी है, अंडर रैयत एक बच गया और एक उसके नीचे मुंडारी खुदकट्टीदार, उसको हम भी संक्षेप में लेकिन पूरी अच्छी तरह समझ लेंगे। तो ऑक्यूपेंसी रैयत या कायमी रैयत, अधिभोगी रैयत। अब ये रैयत क्या है, 1 बाय 1 हम चलते हैं। ऑक्यूपेंसी रैयत फर्स्ट जो क्लास ऑफ रैयत है, या इसको हम कायमी रैयत या फिर अधिभोगी रैयत बोलते हैं। ऑक्यूपेंसी रैयत को सीएनटी एक्ट में ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, बट जो प्रावधान है उससे हम समझ पाते हैं कि ऑक्यूपेंसी रैयत क्या है। ऑक्यूपेंसी रैयत वो है जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब ये हुआ कि इस रैयत के पास जमीन का फिजिकल पोजीशन, मतलब उसके ऑक्यूपेशन का राइट है। मतलब अगर हम सिंपल शब्द में समझे, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब हो गया कि इनको जमीन पर एक तरह से अधिकार दे दिया गया है, अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार प्राप्त हैं
एज अगर हम बोले, अगर समझने के लिए बोले स्पष्ट रूप में, तो ऑनर के रूप में इनको दे दिया गया। एक परमानेंट राइट है इनके पास, और इनको परमानेंट राइट्स की तरह है कि ये जमीन पे इनका पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन भी ये एंजॉय कर रहे हैं, एज ए ऑनर के रूप में कर रहे हैं। सिर्फ ये जमींदार के अधीन है, लेकिन ये ऑक्यूपेंसी राइट जब ग्रहण कर लेते हैं तो इनको एक अधिकार प्राप्त हो जाता है जमीन पर, एक राइट्स, परमानेंट नेचर ऑफ राइट्स इनको मिल जाता है। तो अब है कि ये राइट जो है, राइट टू ऑक्यूपेंसी जो मिलता है एक ऑक्यूपेंसी रैयत को, वो कैसे मिल सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। कि हमने समझ गया कि आज के समय में बोले तो ऑक्यूपेंसी रैयत वो रैयत है जो कि जमीन के मालिक हैं। आज के समय में जिनके पास सारा अधिकार है जमीन का, वो ऑक्यूपेंसी रैयत हैं, कि वो हम अधिकार जो है ऐसे सामान्यतः छीन नहीं सकते हैं। वो एक परमानेंट नेचर के हैं, कोर्ट के ऑर्डर से या फिर कोई एक्ट के वायलेशन हो रहा है तभी हम छीन सकते हैं, ऐसे छीन नहीं सकते हैं, वो एक परमानेंट नेचर के हैं। तो अब ये राइट्स कैसे प्राप्त होता है, तो अब इसको हमको समझने कि सेंटी एक्ट में ये राइट्स किसको दिए गए हैं। तो पहला जो है कैसे कोई रैयत ऑक्यूपेंसी राइट्स प्राप्त करता है, वो है पहला कि अगर कोई रैयत किसी ज़मीन पर 12 वर्ष या उससे अधिक काबिज रहता है या फिर उसका उपयोग करता है, काबिज बोल सकते हैं, उपयोग या धारण करता है, तो उसको उस पे ऑक्यूपेंसी या कायमी राइट्स मिल जाता है। 12 वर्ष का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर कोई कस्टम या यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टम्स। सीएनटी एक्ट में कस्टम्स और जो यूसेज, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है, इसको एक तरह से कानून माना गया है। जो खास करके छोटा नागपुर क्षेत्र में जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, यूसेज हैं, विलेज के अपना जो सिस्टम है, उसको एक मान्यता दी गई है। जैसा मैंने पृष्ठभूमि में बताया था कि मुख्य जो इसका उद्देश्य था वो था कि असंतोष जो है जनजातियों में, उसको जो है कम किया जाए, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इसीलिए कस्टम एंड यूसेज जो है, जो परंपरागत, उसको एक तरह से राइट, एक तरह से लॉ का मतलब मान्यता है कि जो कस्टम चल रहे हैं, बट ये कस्टम्स प्रूव्ड होने चाहिए, कोई फेक कस्टम्स नहीं होना चाहिए, वाकई में कस्टम्स होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि कस्टम है उस जनजाति में, उस समुदाय में। अगर वो प्रूव्ड है, उसका एविडेंस है, तो वो एक लॉ के रूप में काम कर सकता है। आप जानते हैं इसको, इसलिए इसको कस्टमरी लॉ भी बोलते हैं, कस्टमरी लॉ भी है ये रिटर्न नहीं होते हैं। कस्टम्स जो होते हैं रिटर्न नहीं होते हैं, बट ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं ये लॉ, लेकिन ये लॉ का फोर्स रखते हैं, लॉ का ताकत रखते हैं। इसको सीएनटी एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह जो है ये प्रिवेल करता है। अगर कस्टम्स वहाँ पर चल रहा है तो अगर कोई एक्ट में कोई प्रावधान है, लेकिन कस्टम्स अगर कुछ और है, तो वो कस्टम्स जो है वो प्रिवेल करेगा एक्ट के प्रावधान के ऊपर। वो भी लॉ का एक मतलब सुपीरियर लॉ माना गया है। ये बहुत एक यूनिक चीज़ है सीएनटी एक्ट का, जिसको हमको ध्यान रखना है। ये हर प्रावधान में ये चीज़ आपको मिलेगा। तो मान लीजिए किसी कस्टम्स के आधार पे किसी गांव में या किसी जनजातीय समुदाय में किसी व्यक्ति को ऑक्यूपेंसी राइट मतलब उनको ऑक्यूपेशन का राइट दिया गया है, उनको अधिकार दिया, एक तरह से मालिकाना हक टाइप का अधिकार दिया गया है। मालिकाना हक मैं बार बोल रहा हूँ, उसको जमींदार के मालिकाना हक से उसकी तुलना नहीं करें, क्योंकि वो एकदम सुपीरियर अथॉरिटी है, वो अल्टीमेट अथॉरिटी है जो अभी सरकार हो गई है। तो उस मालिकाना हक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए रैयत वो मालिक होता है ज़मीन का। सरकार अपने उद्देश्यों के लिए तो उसको ले ही सकती है, किंतु सामान्य रूप में ऑक्यूपेशन का राइट उसको दे दिया जाता है। और बहुत सारी राइट है जिसका हम अभी चर्चा आगे करेंगे। तो कस्टम और जो कस्टमरी लॉ के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को किसी समुदाय में ये है कि उसको ये राइट्स मिल जाएंगे, तो भी वो राइट्स, ऑक्यूपेंसी राइट उसको मिल जाएंगे। उसमें ये 12 वर्ष का जो नियम लागू नहीं हो सकता है, उसको डे 1 से वो राइट मिल जाएगा अगर कस्टम में है। या फिर सीएनटी एक्ट में ये भी कहा गया कि अगर 1908 का जो एक्ट है, जो सीएनटी एक्ट है, अगर उससे पहले कोई एक्ट में किसी को दिया गया है ये राइट, तो वो राइट बना रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। पहले के किसी एक्ट में, एक्ट द्वारा प्रदत्त। तो ये मुख्य रूप से ये 3 चीजें हैं। इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो देखना कि 12 वर्ष का जो ये एक प्रावधान है कि अगर कोई 12 वर्ष किसी जमीन पर, 12 वर्ष मिनिमम अगर किसी जमीन पर काबिज हो जाता है, उसको उपभोग करता है, तो उसको उस पर एक कायमी राइट्स मिल जाता है, ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाता है। तो ये समय सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब है कि ये किसी रैयत को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए कुछ ज़मीनें ऐसी हैं कि जो ज़मींदार का जो है निजी ज़मीन है, ज़मींदार का कुछ ज़मीनें हैं जो ज़मींदार रैयतों को एस्टेब्लिश करता है, सेटल करता है, उनसे खेती रैयत करते हैं, वो उनसे लगान लेता है ज़मींदार। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें ज़मींदार जो है स्वयं खेती करवाता है, खुद करता है या अपने सर्वेंट्स के थ्रू करता है। मतलब उसको भी तो कुछ ज़मीनों पर खेती करना है, उसको भी तो मतलब ऑक्यूपेशन करना है। तो वो ज़मींदार क्या होते थे, कुछ ज़मीनों पर वो खुद खेती करते थे, तो वो उसका विशेषाधिकार ज़मीन माना जाता है, प्रिविलेज्ड लैंड, प्रिविलेज था वो। तो ये उन ज़मीनों पर, ये अगर किसी रैयत को उन ज़मीनों पर अगर लीज दे दिया जाता है या सेटल कर दिया जाता है, तो रैयत ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि अब हम 12 वर्ष तक अगर उस ज़मीन पर हम रह गए तो अब हम उस पर ऑक्यूपेंसी राइट हमको मिल गया, अब वो ज़मीन के मालिक हम हो गए, अब हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स के थोड़े राइट्स को प्रोटेक्ट करता है CNT। एक बैलेंस है यहाँ पर, देखिए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड्स को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया गया है कि लैंडलॉर्ड का जो अपने निजी जोत की ज़मीनें होंगी, जिसको हम लोग CNT में मझियस, जिरात, निज जोत, बेट खेता इत्यादि नामों से जानते हैं। सिमिलर, ये वर्ड सब सिमिलर कैटेगरी के हैं, कुछ इसी से मिलते हुए कुछ क्षेत्रों में, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह शब्द यूज होते हैं, लेकिन सामान्यतः यही आपको मिलेंगे। तो ये सब ज़मीनें जो हैं ज़मींदार की विशेषाधिकार युक्त ज़मीनें होती थी, प्रिविलेज्ड लैंड होता था। इन ज़मीनों में अगर ये 12 साल अगर कोई रैयत रह गया तो उसको ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलेगा। तो ये एक अपवाद है इसका। उसी तरह कि कोई भुएरी ज़मीन, कोई किसी भुइयारी ज़मीन या खुटकट्टी ज़मीन, हम उसको भुएरी ज़मीन क्या है वो हम करेंगे कि वो जो जंगल की ज़मीनें, जो उसके मूल फाउंडर होते थे, जो पहली बार जिन्होंने जंगल को काट कर उसे खेती योग्य बनाया और जो उसको वहाँ पर सेटलमेंट स्थापित किया, उसकी जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर भी ऑक्यूपेंसी राइट किसी रैयत को नहीं मिल सकता है, इस आधार पर कि वो 12 वर्ष। तो ये 2 अपवादें हैं। उसके अलावा कस्टम्स का मैंने बता दिया कि बहुत सारे गांव में, अभी भी दक्षिणी शोनागपुर के बहुत सारे गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये मिलेगा कि कोई ऑक्यूपेंसी रैयत से, लेकिन अगर किसी को नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, जो आगे मैंने एक कैटेगरी है, वो भी अगर जाते हैं तो उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो उसमें समय का नहीं है, कस्टम्स ऐसा है तो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत भी ऑक्यूपेंसी रैयत बन सकता है। तो ये हो गए कि ऑक्यूपेंसी रैयत क्या है। ऑक्यूपेंसी रैयत हमने समझ गए कि जिनको अधिकार मिल जाता है ज़मीन पर ऑक्यूपेशन का, वो एक परमानेंट नेचर है, उनको बहुत प्रोटेक्शन है। उनको कहाँ से मिलता है, तो किस तरह कोई ऑक्यूपेंसी बन सकता है, तो एक 12 वर्ष के समय सीमा के आधार पर, कोई कस्टम्स वगैरह है तो उसके आधार पर, या फिर कोई एक्ट में 1908 से पहले किसी एक्ट में उसको दे दिया गया है राइट्स, तो वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो 3 तरीके से बन सकता है। अब हम लोग इस पर आ जाते हैं कि इन ऑक्यूपेंसी रैयत की क्या विशेषताएं हैं और क्या राइट्स हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। और एक तरीके से भी, एक और तरीके से कोई ऑक्यूपेंसी रैयत, एक सेटल रैयत का कंसेप्ट है CNT में, इसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। सेटल रैयत, सेटल रैयत एक विलेज के कंटेक्स्ट में होता है। ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब कोई ज़मीन का ऑक्यूपेंसी रैयत, कोई ज़मीन है, कोई विभाग है, उसका कौन ऑक्यूपेंसी रैयत है, वो ज़मीन के कंटेक्स्ट में होता है कि उस ज़मीन को अगर वो 12 सालों या उससे अधिक से जोत रहा है तो उसको उस ज़मीन पर ऑक्यूपेंसी राइट मिला। अब सेटल रैयत एक गांव का होता है, ये विलेज का सेटल रैयत ऑफ ए विलेज। इसमें क्या है कि सेटल रैयत वो होता है कि अगर किसी गाँव में कोई रैयत 12 वर्षों से ज़मीनों पर खेती कर रहा है या उसका उपयोग कर रहा है, हो सकता है कि उस गाँव में वो किसी एक 5 वर्ष किसी एक ज़मीन को जोता, फिर 5 वर्ष किसी एक और ज़मीन को हो। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही ज़मीन पर वो 12 वर्षों तक खेती कर रहा है। उसमें यह है कि उस गांव में वो 12 वर्षों तक ज़मीनों पर खेती कर रहा है। वो एक ज़मीन भी हो सकता है कि एक ज़मीन पर ही 12 वर्ष करे, या हो सकता है कि 2-3 ज़मीन मिला के 12 वर्ष करे। यहाँ कंडीशन ये है कि वो उस गाँव में 12 वर्षों तक उसका ज़मीनों पर उसका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उस पर वो खेती करता है, तो वो उस गांव का सेटल रैयत हो जाता है, वो गांव का सेटल रैयत हो जाता है। तो यहाँ भी 12 वर्ष की समय सीमा है, लेकिन ये भिन्न इस रूप में है कि यहाँ एक गांव के कंटेक्स्ट में है कि इस गांव में वो 12 वर्ष करे, हो सकता है अलग अलग लैंड पार्सल में करे, तो भी मिलाकर अगर 12 वर्ष करता है तो इस गाँव का सेटल रैयत हो जाता है। और इस सारी ज़मीनों पर जिसपे भी वो खेती कर रहा है, उसके कब्जे में या धारण में, वो सब पे उसको ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाता है।
सपोज कीजिए कि इस लैंड पे वो 5 साल किया, इस पे 5 साल किया, इस पे 2 साल किया, तो 12 साल हो गया। तो इस गांव का वो सेटल रैयत हो गया क्योंकि वो 12 साल इस गांव में काम कर लिया। अब क्या है कि इस तीनों पे सीएनटी में प्रावधान है कि अगर कोई सेटल रैयत है किसी गांव का, तो वो जिस भी जमीनों पर अपना धारण करता है, जिन भी जमीनों पर उपयोग कर रहा है, उस सब पे उसको ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाता है। तो ये तीनों जमीनों पर वो ऑक्यूपेंसी राइट हासिल कर लेगा। तो एक ये चौथा तरीका है जिससे कोई रैयत ऑक्यूपेंसी रैयत बन सकता है। अब हम आ जाते हैं कि इनके क्या राइट्स हैं या क्या विशेषताएं हैं। तब जब भी कोई ऑक्यूपेंसी रैयत इन तरीकों से 12 वर्ष कोई जमीन को जोत कर या फिर कस्टम्स के आधार पर या कोई गांव का सेटल रैयत बनकर या किसी एक्ट के द्वारा जब ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त कर लेता है, ऑक्यूपेंसी राइट्स रैयत की श्रेणी में आ जाता है, उसका खतियान में उन रैयतों का नाम में आ जाता है कायमी रैयत। आप आज के खतियान, कोई भी खतियान निकाल के आप देखेंगे तो उसमें लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें लिखा रहता है कायमी रैयत खास शर्त में। तो ये कायमी रैयत जब कोई दर्ज हो जाता है खतियान में कोई, तो उसको राइट्स मिल जाते हैं। अब क्या क्या राइट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले उसको हम जिक्र करेंगे कि उसको ट्रांसफ़र का राइट मिल जाता है। ट्रांसफ़र राइट्स मिल जाता है, यानी ट्रांसफ़र राइट्स जो है वो ऑक्यूपेंसी रैयत के पास ही है। कोई नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत या फिर अंडर रैयत जो अलग तरह का टेनेंट है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे इसके बाद। तो ये उनको नहीं होता है ट्रांसफ़र राइट। ट्रांसफ़र राइट ऑक्यूपेंसी रैयत को ही होता है। अब इसमें है कि वो ट्रांसफ़र राइट्स दे दिए जाते हैं कि वो अपने ज़मीनों को जो है सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, और उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफ़र कर दिया और फिर लैंडलॉर्ड ने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया और वहाँ विवाद पैदा हो गया। तो प्रॉपर सीएनटी में क्या कि ट्रांसफ़र होगा, लैंडलॉर्ड जो इसको प्राप्त होगा वो लैंडलॉर्ड के पास जाके अपना उस ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो ये राइट जो है पहला महत्वपूर्ण राइट दे दिया गया कि वो ज़मीनों को ट्रांसफ़र कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि सीएनटी में जो एसटी की ज़मीनें हैं या एससी की ज़मीनें हैं या बैकवर्ड क्लासेस में जो ज़मीनें हैं, जो अधिसूचित जातियाँ हैं बैकवर्ड क्लासेस की, उनकी जो ज़मीनें हैं उनके संबंध में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये महत्वपूर्ण है। ये प्रोटेक्शन ट्राइबल लैंड को, शेड्यूल कास्ट के लैंड्स को, बैकवर्ड क्लास के लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए। लेकिन जो इन वर्गों से बाहर हैं, मतलब ना एसटी में है, ना एससी में है, ना बैकवर्ड क्लास में है, वो फ्रीली जो है किसी को भी अपना लैंड बेच सकते हैं। अगर वो ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं उनके पास, ऑक्यूपेंसी रैयत है, वो कायमी रैयत है, तो वो किसी को भी अपना ज़मीन बेच सकते हैं, जो इन 3 श्रेणियों में नहीं है। बाकी जो इन 3 श्रेणियों में है उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, और इस समय हम विस्तार से चर्चा एक वीडियो में करेंगे। विस्तार से एक चर्चा हम एक वीडियो में करेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कैसे लैंड ट्रांसफ़र हो सकता है, उस पर विस्तृत हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ऑक्यूपेंसी रैयत के पास ही ट्रांसफ़र राइट रहता है। अब है दूसरा कि इनको लैंड यूज का राइट मिल जाता है। ये अपने तरीके से, ये जो भी उनका लोकल कस्टम्स हैं या फिर जो भी उनका यूसेज है, उसके हिसाब से वो उन मैनर से वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्लस वो किसी भी तरीके से ये लैंड को यूज करने के लिए स्वतंत्र है। बस शर्त केवल एक ही है कि वो ज़मीन को जो है अनफिट ना करें या उसको इस तरह से क्षति ना पहुंचाए कि वो फिर जो है कृषि योग्य न रहे। बस ये सीएनटी में प्रावधान है कि ज़मीन को खराब ना करें, ये छोड़कर वो कोई भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये पावर जो है ऑक्यूपेंसी रैयत को दिया गया कि लैंड यूज का पावर, जो कि अन्य रैयतों के पास नहीं है। दूसरा है, तीसरा है आपका, इसमें क्या हुआ कि ये वंशानुगत रूप से हस्तांतरण किया गया। वंशानुगत, इनहेरिटेंस, मतलब पिता का है तो बेटा को, ये इनहेरिटेंस मतलब वो उत्तराधिकार रूप से ही चलेगा। मतलब ये नहीं कि हम आज ऑक्यूपेंसी रैयत है, कोई व्यक्ति वो मर गया तो फिर वो लैंड जमींदार को चली जाएगी, नहीं, वो ज़मीन जो है उसके नीचे जो वंश में जो है उनको जाएगी। ये इनहेरिटेंस जो है ये यहाँ पर राइट उनको मिल गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है कि इनको ट्री पर राइट्स दिया गया। ट्री राइट्स हम इसको संक्षेप में बोल रहे हैं कि जो ज़मीनें, उनको ये भी राइट दिया गया ऑक्यूपेंसी रैयत को कि वो ज़मीनों पर पेड़ लगा सकते हैं, उनको काट कर उस जो भी है उसके प्रोड्यूस हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे लाह की खेती हुई, कोकून की, ये सब राइट जो है, ट्री राइट जो है, ये भी ऑक्यूपेंसी रैयत को दिया गया।
अब हम लोग इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण है ये है वो है कि इनको प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोटेक्शन की